वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर विशवाइज चैनल, जहाँ पे हम फ्री क्रैश कोर्स आरबीआई ग्रेड बी और सेबी ग्रेड ए के लिए फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की जो सीरीज़ है उसमें आज हम आगे बढ़ते हैं। और आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे और इस कंटेंट की तरफ बढ़ें, उसके पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि टेलीग्राम चैनल जो है विशवाइज का, उसकी लिंक आपकी स्क्रीन पे दी हुई है। आप उसको चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ जो आपका जो हमारा कंटेंट जो है उसका पीडीएफ फॉर्म जो है वो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देखें आगे। आज जो हम कवर कर रहे हैं, आज के वीडियो में जो कवर हो रहा है वो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कॉन्सेप्ट, कर्ट लेविन थ्योरी ऑफ चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज, थ्योरीज ऑफ प्लान चेंज, लुइन्स चेंज मॉडल, एक्शन रिसर्च मॉडल एंड पॉजिटिव मॉडल। ठीक है, तो ये जो पूरा आपका ये वाला हाईलाइटेड पोर्शन है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले आते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। Organizational development can be described as a long-range effort to improve organizations' problem-solving and renewal processes, particularly through more effective and collaborative management of organizational culture, often with the assistance of a change agent or catalyst and the use of the theory and technology of applied behavioral science. Okay, when we are talking about development, ठीक है, तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम किस चीज से रिलेट कर रहे हैं? जो लॉन्ग रेंज का एफर्ट होगा टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिन्यूअल प्रोसेसेस। ठीक है, कैसे करना है? थ्रू मोर इफेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर आप असिस्टेंस भी ले सकते हैं चेंज एजेंट की या कैटलिस्ट की, या फिर थ्योरी और टेक्नोलॉजी को यूज में ला सकते हैं जो कि अप्लाइड बिहेवियरल साइंसेस से आता है। ठीक, Warren Bennis has referred to organizational development as a response to change, a complex educational strategy intended to change the beliefs, attitudes, values, and structure of organization so that they can better adapt to new technologies, marketing, and challenges, and the dizzying rate of change itself. Organization development is the process of improving organizations. When we are talking about the development, we are directly focusing on improvement. Okay, the process is carefully planned and implemented to benefit the organization, its employees and its stakeholders. जो उसका improvement का process है, ठीक है, वो बिल्कुल प्रॉपरली प्लान किया जाता है और जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके बेनिफिट्स किसके फेवर में होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में, एम्प्लॉयज और उसके स्टेक होल्डर्स के फेवर में। फाइन। The client organization may be an entire company, public agency, non-profit organization, volunteer group, or a smaller part of a larger organization. The change process supports improvement of the organization or group as a whole. The client and consultant work together to gather data, define issues, and determine a suitable course of action. The organization is assessed to create an understanding of the current situation and to identify opportunities for change that will meet business objectives. Next, we have what are the goals of organizational development. First is create an open and problem solving atmosphere in the organization. An open and problem solving atmosphere in an organization will not only facilitate the overall functioning of the organization but also promote employee satisfaction and motivation. ठीक है, जहाँ पे आप काम करते हैं अगर वहाँ का environment बहुत ही strict या बहुत ही यू आर फोर्स्ड अपॉन थिंग्स और बहुत ही क्लोज्ड एटमॉस्फेयर है तो वहां पे आप खुल के काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, यू विल नॉट रीच योर मैक्सिमम पोटेंशियल देयर एंड यू विल नॉट फील इवन मोटिवेटेड। तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए? एक ओपन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, जिससे जो एम्प्लॉयज हैं वो सेटिस्फाइड हों और मोटिवेटेड रहें अपने वर्क को लेके। नेक्स्ट है हमारे पास the authority should be associated with their role, status, knowledge and competence. This goal will help develop a positive relationship between superiors and subordinates, thus creating a conducive environment in the organization. जिस तरह की नीड्स हो उस तरह से आप अपने रोल्स, स्टेटस, नॉलेज और कॉम्पिटेंस को डिफाइन करिए, उसी हिसाब से अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करिए।
ठीक है, जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाएगा बिटवीन द सुपीरियर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स. ओके, नेक्स्ट इज योर decision making and source of information should be clear. This goal will help employees have a clear idea about the functioning of the organization, about various opportunities for career development and issues and problems existing in the organization. This will not only make employees more aware but will also promote organizational citizenship amongst the employees. Okay, so whatever is the source of information or whatever decisions is being taken in the organization, it should be very clear to the employees working there. ठीक है, उनको पूरा ये पता होना चाहिए कि जो फंक्शनिंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में उसका प्रॉपर क्लियर आइडिया होना चाहिए. फाइन, सो दिस इज व्हाई दिस गोल इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट डिसीजन मेकिंग एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर. नेक्स्ट वी हैव build trust and values among employees throughout the organization. ऑब्वियसली बात है, अगर आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन जो है आपके साथ वाले वर्कर्स के साथ, वो सबऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर उनके साथ बहुत अच्छा आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली बात है कि आप खुद में फील करेंगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, और आपको काम करने में भी अच्छा लगेगा. ओके, सो दिस विल नॉट ओनली एनहांस द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन अमंग्स द एम्प्लॉइज बट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. नेक्स्ट वी हैव इज क्रिएट हेल्दी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर अमंग्स द एम्प्लॉइज टू मैक्सिमाइज कोलैबोरेटिव एफर्ट्स. बट यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव की बात हो रही है दैट इज द हेल्दी कॉम्पिटिशन, नॉट द थ्रोट कट कंपटीशन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है. यहाँ पे जो हम हेल्दी कंपटीशन के प्रमोट करेंगे उससे हमारा कोलैबोरेटिव एफर्ट्स मैक्सिमाइज होगा. ठीक है, हम यहाँ पे इंडिविजुअल अप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं. Creating and maintaining healthy competition amongst the employees not only promotes teamwork but will also enhance the overall functioning of the organization. Next is develop a reward or promotion system to motivate the personnel and increase the performance. This is one of the most relevant goals of organizational development as employee performance is key to organizational development. And in order to promote maximum performance on the part of the employees, it is important to use varied motivational techniques. See, when we are talking about organizational development, we are indirectly talking about the improvement in the performance of the employee. क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं अलग अलग जॉब रोल्स के साथ, अलग अलग स्टेटस, अलग अलग अथॉरिटीज के साथ, वही तो मिलके पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं. तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम इन्हीं ह्यूमन रिसोर्सेज को इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए या इम्प्रूव हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड हैव सम वेरीड मोटिवेशनल टेक्निक्स, जिसमें से रिवॉर्ड या प्रमोशन हम काउंट कर सकते हैं, यस, या फिर इंसेंटिव्स काउंट कर सकते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स काउंट कर सकते हैं ना. सो दीज आर टाइप ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर विच कि अगर किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आपने उसको रिवॉर्ड दे दिया, मोटिवेट कर दिया उसको उस चीज से. ठीक है, तो उससे क्या होगा, वहां पे तो वो एज अ रिवॉर्ड एक्ट कर रहा है लेकिन वो अगली टास्क के लिए वहां से मोटिवेट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अनदर इंपॉर्टेंट गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज टू यूज वेरीड टेक्निक्स एंड प्रमोट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. ठीक है, next is enhance achievement of the organizational goals. Various techniques under organizational development can be used to help enhance the achievement of organizational goals. Next we will talk about change. So organization is a part of parcel of society at large and thus there are two environments with regard to an organization. एक organization क्या है, एक society का part ही तो है. ठीक है, तो इसकी वजह से there are two environments with regard to an organization. एक external है organization से और एक है internal to the organization. Change and organizational development are greatly related as to develop meaning to change in a positive direction. ये दोनों आपस में क्या है, interrelated हैं. ठीक है, so as to give the जो organization का development हो रहा है उसको positive direction में ले जाने के लिए ये दोनों काफी रिलेट करते हैं, ये दोनों टर्म, चेंज और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट.
In fact, the modern approach to the management of change and the development of human resource is called organization development. According to Robbins, change means making things different, है ना? We all know that what does change means? किसी चीज को बदल देना, ठीक? Change in an organization includes adapting to change. अब देखो change अगर organization के term में है तो उसमें क्या क्या included है? Adapting to change, controlling change and effective change. ठीक है? It can also be described as a shift in the external situation, is situational and happens at a given time and space. Four main areas in an organization need special focus when we discuss about change in an organizational setup. ठीक है, 4 main areas हैं, तो देखिए कौन कौन से होते हैं. Changing organizational structure पहला है. इससे क्या है, with globalization, competition and technological advancements, it becomes necessary that changes are made in the structure of the organization. Thus, this one of the most important changes that can be brought about in an organization, that one will call for planning and a lot of effort and involvement of management and employee at all levels. ठीक है, देखिए जब ग्लोबलाइजेशन का हम एक सेंटेंस बहुत जगह पढ़ते हैं, यूज करते हैं और आजकल तो प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं दैट ग्लोबलाइजेशन हैज मेड द अर्थ अ स्मॉल विलेज. ठीक है, चीजें इतनी आसान हो गई हैं, इतनी पास लगती हैं, नाउ डिस्टेंस इज नो मोर अ इशू. ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन आल्सो बिकॉज ऑफ दैट. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है विद इन टाइम सो दैट इट इज एबल टू बी इन बिजनेस. ठीक है, ताकि वो जो लेटेस्ट जो भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करे. इट शुड नॉट बी कि जो पास्ट में चीजें चल रही थी वो वहीं पे वहां जाके अटक गई हैं चीजें. ठीक है, अगर ऐसा होगा तो आप तो बिजनेस के वो यू गेट लॉस इन बिजनेस, है ना, और आपका काम अच्छा नहीं होगा. सब कुछ होते हुए भी काम अच्छा नहीं होगा. ठीक है, आप पीछे 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 होते ही चले जाएंगे. सो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इसका ये एक तो बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि नाउ डिस्टेंस इज नथिंग, नॉट अ बिग इशू. ठीक है, आप चीजों को बहुत रेडिली एक्सेस कर सकते हो, लोगों के कॉन्टैक्ट्स में बहुत अच्छे से आ सकते हो, जो आपके काम के लोग हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हो उनसे आप बहुत इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मटेरियल्स बनवा सकते हो, वट एवर यू कैन डू विद इट. ओके, लेकिन इसका जो एक हल्का सा साइड इफेक्ट ये हुआ कि इसकी वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है. ओके, और एवरीबडी इज गोइंग इन द सेम फील्ड, सो उस हिसाब से कंपटीशन विल आल्सो इंक्रीज. नेक्स्ट इज चेंजिंग टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इज फास्ट चेंजिंग एंड द organization has to keep pace of it in order to remain in business and survive strong competition. Thus, new machinery has to be bought or existing machinery has to be updated in the organization. This is a major change as per the technology advancements. Other changes like changes in structure, job positions, training programs, etc. have also to be made. अब देखिए टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से आपका जो प्रोडक्शन था वो कम था और जो नई वाली आ रही है उससे प्रोडक्शन आपको ज्यादा मिलेगा. तो उसके लिए आपको नई मशीनरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी या फिर जो पुरानी मशीनरीज हैं उनको अपडेट करना पड़ेगा. और अगर आप दोनों में से कोई काम नहीं करोगे तो आप फिर से यू विल नॉट बी एबल टू कीप पेस विद द ग्रोइंग बिजनेस. यस, तो ये बहुत टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंजिंग होती है कि आज ये यूज हो रही है, फिर थोड़े ही टाइम में कुछ और आ जाएगा, फिर थोड़े ही टाइम में कुछ और आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो द मेन एरिया ऑफ अ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड दिस इज लाइक अ नेसेसरी इवल क्योंकि कंपटीशन इतना स्ट्रांग है एंड टू सर्वाइव दैट यू हैव टू केटर द नीड ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी. इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन भी करना पड़ेगा, उनको ऑन साइट ऑफ साइट दोनों जगह ट्रेनिंग देनी पड़ सकती है ना. सो अ लॉट ऑफ एफर्ट इज being put in when we are going to change the technology. Okay, changing work environment. Work environment is fast changing due to various reasons as a result of diversity in the organization, changing technology, changes in job market, etc. A launching of new product or merger or acquisition may also call for certain changes in an organization. Thus the organization has to keep track of such changes and develop measure to deal with them. So everything is changing, you are changing the structure, you are changing the technology, so this will in turn have some change in work environment also. Okay, because
इट इज अ डाइवर्सिटी, नो, देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, नथिंग इज कांस्टेंट, कोई पहले की तरह हमेशा से कोई चीज बिल्कुल फिक्स नहीं होती है, सब कुछ चेंज होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब हर चीज चेंज हो रही है या फिर कोई पर्टिकुलर चीजें चेंज हो रही हैं तो उसकी वजह से भी तो वर्क एनवायरनमेंट चेंज होगा, ठीक है। सो इट इज बीइंग इनडायरेक्टली अफेक्टेड, सो देयर शुड बी अ चेंजिंग इन वर्क एनवायरनमेंट ऑल्सो। Next is change with regard to people in the organization. Changes also occur with regard to people in the organization due to attitudes, values, beliefs. Changes can also be made as a result of new recruitment, promotions, demotions, transfers, etc. May also take place and there are to be effectively dealt with. Okay. When we are talking about people in the organization might get promoted, might get demoted, might get transferred, might get retired, and in place of the retired person we will have our new recruitment, है ना, new employee will come. So this is also a type of change. Yes, so these changes are called the change with regard to people in the organization. Change can be explained with the help of the following points. Change results from the pressure of forces which are both inside and outside the organization. Okay, inside the organization might be the changes which the employees want, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं उनको लगता है कि नहीं ये चेंज आना चाहिए, उन्होंने अपने बिजनेस कॉम्पिटिशन्स को देखा, ठीक है, या फिर दे आर वॉचिंग सम पैरेलल कंपनीज गोइंग थ्रू सम चेंजेस विच इज बेनिफिशियल, तो उनको भी लगता है कि नहीं हमें भी करना चाहिए, ठीक है। और कुछ होते हैं आउटसाइड, है ना, वो एनवायरमेंटल हो सकते हैं, टाइम के साथ हो सकते हैं, इमरजेंसी इश्यूज हो सकती है, कोई भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द होल ऑर्गेनाइजेशन टेंड्स टू बी अफेक्टेड बाय द चेंज। पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर चेंज से अफेक्ट होती है। चेंज टेक प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट इट्स इन इट्स ओन रेट्स ऑफ स्पीड ऑफ सिग्निफिकेंस। चेंज तो हमने बोला पूरे पार्ट में होता है ऑर्गेनाइजेशन के ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता है, लेकिन जो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनमें वो चेंज कितना स्पीड से होगा वो उसकी इंपॉर्टेंस पे पता चलता है, ठीक है, कि जहां पे उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी वहां तो हमें बिल्कुल रेट ऑफ चेंज बहुत अच्छा दिखेगा, जहां पे उसके इफेक्ट की बात होगी तो वहां पे उस चेंज का इफेक्ट बाद में दिखेगा, ठीक है। सो जो चेंज होगा तो वो तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होगा, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो उस चेंज की रेट ऑफ स्पीड विल डिपेंड ऑन द सिग्निफिकेंस, कि उस पर्टिकुलर पार्ट पे उस चेंज का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है। Changes in an organization depend on various aspects. These are the aspects of an organization that facilitate change. These aspects are discussed in further slides. So let's see. First is genuine and hard-working employee. Change will depend on the commitment of the employees to the functioning of the organization. ठीक है, अगर जेन्युइन है, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उनका कमिटमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक, तो उसकी वजह से जो चेंज है हमारा वो इन्हीं पे डिपेंड करेगा कि वो कितने कमिटेड है ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को लेके, ठीक। नेक्स्ट इज द विलिंगनेस ऑफ द एम्प्लॉय टू डेवलप। The employee should have an intrinsic motivation to develop and become fully functional. This will create a positive attitude in them to readily accept change. एम्प्लॉय की भी विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है। मान लिया आप हार्ड वर्किंग है, जेन्युइन भी है, लेकिन अगर आपका मन नहीं है उस चेंज को एक्सेप्ट करने का, या फिर आप ये नहीं चाहते कि अगर ये चेंज होगा तो मुझे अपनी वर्किंग में ये चेंजेस करने पड़ेंगे, एंड यू आर नॉट रेडी टू गो विद इट, सो विल नॉट हेल्प द चेंज इन पॉजिटिव वे। आप चेंज लाने में हेल्प नहीं करोगे, रीदर यू विल रिजेंट इट, है ना, यू विल स्टैंड अगेंस्ट इट। तो इसीलिए एम्प्लॉय का विलिंगनेस होना चाहिए कि उसको भी थोड़ा अग्री करना चाहिए कि हाँ ठीक है, he will be positive about the change which is brought about the organization, ठीक। Next we have effective leadership. Effective leaders will ensure effective management of change. In an organization, the leaders in an organization play most crucial role in implementation of the change, as they are the ones who are in regular touch with employees and have great influence over them. तो जो हमारे लीडर्स हैं, अगर वो सिर्फ लीडर्स हैं तो वो तो ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो इफेक्टिव लीडर्स हैं तो उन्हें ये पता है कि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा है एम्प्लॉइज पे, तो इसकी वजह से वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड जो चेंज को लेके है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने एम्प्लॉइज की तरफ, ठीक है। इसीलिए लीडर्स का जो रोल होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, बिकॉज ही इज द वन हु कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर्स ऑफ द एम्प्लॉइज।
नेक्स्ट इज इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ नीड फॉर चेंज। डायग्नोसिस मतलब आइडेंटिफाई करना, ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे आइडेंटिफाई करना। In order to effectively implement change, effective diagnosis about need for change is also required. The strategy to be employed for implementation of change will depend on the diagnosis. Diagnosis बिल्कुल वैसा है कि जब हमें लगता है कि हम बीमार हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर क्या करता है, हमारा डायग्नोसिस करता है, ठीक है, कि अच्छा ये इनको फीवर है या इनको वायरल है या टाइफॉइड है। जब वो चीज पता चल जाती है तब इम्प्लीमेंटेशन होता है मेडिसिन का, कि हाँ वो क्या लिख के दे रहे हैं, और उसके बाद आपकी मेडिसिन की डोजेस पता चलती है कि हाँ कब कैसे क्या करना है, आपको क्या कैसे खाने के पहले खानी है, खाने के बाद खानी है, दिन में कितनी बार लेनी है। सो ऑल दिस गोज बिहाइंड द डायग्नोसिस, आफ्टर डायग्नोसिस इट इज डन। सेम वे में यहाँ पे भी सबसे पहले डायग्नोसिस होना चाहिए नीड फॉर चेंज के लिए, ठीक है। जब ये पता चल जाएगा उसके बाद हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस तरह से उस चेंज को इंप्लीमेंट करना है। ओके अगर डॉक्टर गलत डायग्नोसिस कर देगा तो गलत मेडिसिन खा लेंगे, और गलत मेडिसिन आप खा लेंगे तो आप ठीक नहीं होंगे, आप और बीमार पड़ सकते हैं। सेम बात ऑर्गेनाइजेशन के साथ होती है, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव डायग्नोसिस नहीं होगा चेंज का, ठीक है, गलत चेंजेस अगर आप लेके आ गए या फिर बिल्कुल चेंज लेके नहीं आए और उसका इंप्लीमेंटेशन भी उस तरीके से हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशन विल सफर इन दिस, ठीक है। तो इसीलिए डायग्नोसिस नहीं, इफेक्टिव डायग्नोसिस, नो वेरी परफेक्ट डायग्नोसिस होना चाहिए। Next is commitment of leaders in the organization to diagnosis, implementation and evaluation. As we discussed about effective leadership, in the same way the leaders should be committed and participate fully in the process of diagnosis, implementation and evaluation of change process. Now we will deal with types of change. First one is developmental change. These changes enhance or rectify existing aspects of an organization. It is connected with improvement in, क्या क्या है डेवलपमेंटल चेंज में, इंप्रूवमेंट इन प्रोसेस, मेथड्स और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. These types of changes are very necessary to remain in competition. In this type of change, the employees are trained in the new techniques. ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं उनको हर नई टेक्निक के साथ ट्रेन किया जा रहा है। क्यों ट्रेन किया जा रहा है, ताकि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन में रहे, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन शुड रिमेन इन बिजनेस, ठीक है। तो इसीलिए डेवलपमेंटल चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट. Next is transitional change. This type of change replaces existing process or procedures with something that is completely new. ये इसका फीचर है ट्रांजिशनल चेंज का, कि जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस होगी या जो प्रोसीजर्स चल रहे होंगे या जो स्टेप्स चल रहे होंगे उनको बिल्कुल ही नए चीज में बदलना, ठीक है। द पीरियड ड्यूरिंग विच an old process is being changed into a new is called the transitional phase. It is more challenging to implement transitional change than developmental change. डेवलपमेंटल में तो आप ट्रेनिंग दे रहे हो न्यू टेक्निक्स की, ठीक है, लेकिन ओल्ड टेक्निक्स को पूरी तरह रिमूव करके वो बात नहीं करी जा रही है, ठीक। ट्रांजिशनल में क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग क्यों है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको ही आप पूरा चेंज करो। अब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वो किसी भी चीज का हो सकता है, वो पॉलिसीज का हो सकता है, रूल्स का हो सकता है, फंक्शनल एरिया का हो सकता है, मैनेजमेंट एरिया का हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ पर्टिकुलर मशीन, जो मशीन ट्रेनिंग्स हो सकती हैं उसका हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत चैलेंजिंग है. नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज. इट इज ऑल्सो नोन एज रेडिकल, फंडामेंटल और क्वांटम चेंज. तो इस चेंज को और क्या क्या कहते हैं, रेडिकल, फंडामेंटल और क्वांटम चेंज. This occurs after the transition period. They may involve both developmental and transitional change. ठीक है, ये ट्रांजिशन चेंज के बाद होता है, ठीक। जो ट्रांजिशन पीरियड हमने अभी पढ़ा उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं. These changes involve the whole or larger part of the organization. The change is related with shape, size, structure, processes, culture and strategy of the organization. ठीक है, ये आप लोग ये ध्यान रखिए कि ये जो पर्टिकुलर टर्म्स, स्पेसिफिक टर्म्स जो हम यूज कर रहे हैं, अगर आप इसको ही पढ़ लोगे सही से, इसको ही कनेक्ट कर लोगे, इसको ही लर्न कर लोगे पर्टिकुलर चेंजेस के साथ, तो चाहे डिस्क्रिप्टिव में आए,
तभी आपका आंसर बहुत प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जहाँ पे पर्टिकुलर टर्म्स दिए होंगे और उनको आपको रिलेट करना होगा चेंजेस के ऊपर, तो वो भी आप आराम से कर लोगे। सो डोंट गो इनटू द बहुत ज्यादा बीट अराउंड द बुश वाली चीजें मत करिए, ठीक है। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद यूजिंग प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स इन योर आंसर्स। Next is your incremental change. They are directed towards any unit, subunit or part of the organization. They are just opposite to the transformational changes and adaptive in nature. Transformational changes में हम किससे इन्वॉल्व हो रहे थे? होल और लार्जर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑपोजिट चेंज क्या है? इंक्रीमेंटल चेंज। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर यूनिट, सब यूनिट और अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को डील करेगा, मतलब उसका बहुत छोटा हिस्सा होगा, इसीलिए ये क्या है? ये ऑपोजिट है। It is said that a failed incremental change causes less harm to the organization as it is related with only a part of the organization. अगर ये वाला चेंज आपका फेल होता है, मान लीजिए डायग्नोसिस सही से नहीं हो पाई, इम्प्लीमेंटेशन गलत डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, तो भी उतना लॉस नहीं होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर यूनिट के साथ कंसर्न था। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज में कुछ गड़बड़ आ गई तो वो फिर इट विल bear you a very heavy loss, क्योंकि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन या उसके बहुत बड़े पार्ट से कंसर्न्ड है। नेक्स्ट इज योर प्लान चेंज. When the change is a product of conscious reasoning and actions and is deliberate, it is known as plan change. Be very particular with your definitions also. Deliberate मतलब जिसको on purpose किया जाए, ठीक है। It occurs when manager recognizes the need for major change and plans according to it. It is qualitative in nature. While thinking of planned change, the manager must communicate the vision to each and everyone involved in the change process and establish the support elements that are necessary for the success of change. Fine. Now we come to unplanned change, just the opposite of that. They actually occur due to some major or sudden surprise to the organization. It is also known as emergent or reactive change. They are generally imposed by some external factors or internal factors and are beyond the control of management. This leads to high disorganization. ठीक है। अनप्लान चेंज जो है वो बिल्कुल सरप्राइज होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जितने पर्टिकुलर सिनेरियोज हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बोथ एक्सटर्नली या इंटरनली, उनके बारे में पहले से कुछ प्लानिंग होती है ना। हमें जो स्टेप्स ऑफ एक्शंस हैं या सीरीज ऑफ एक्शंस हैं वो बिल्कुल हो सकता है डायरेक्टली ना पता हो, लेकिन हाँ ये पता होता है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, या जो पहले के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं उनसे हम अपने रिजल्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ अभी ये ऐसे से ऐसा हो गया तो हमें क्या करना है। लेकिन जो अनप्लान्ड चेंज है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, यू नो नथिंग अबाउट इट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज जस्ट अ सडन सरप्राइज। और अनप्लान्ड चेंज को क्या बोलते हैं? इमर्जेंट और रिएक्टिव चेंज, ठीक है, विच इज इन रिस्पॉन्स टू व्हाट हैज अकर्ड इंटरनली और एक्सटर्नली इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे अभी हमारा जब पैंडेमिक हुआ था, नोबडी थॉट कि ऐसा भी कभी हो सकता है या ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, हाउ वी विल डील विद इट। तो उससे क्या हुआ था? हाई डिसऑर्गेनाइजेशन हुआ था। यस। स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज। पहला है डायरेक्टिव स्ट्रैटेजी। इन दिस स्ट्रैटेजी अथॉरिटी एंड पावर ऑफ द मैनेजर इज यूज्ड टू मैनेज थिंग्स। अब यहां से आप टर्म्स को पकड़िए। डायरेक्टिव है तो कौन इन्वॉल्व है? मैनेजर है, ठीक है। उसकी क्या सारी अथॉरिटी एंड पावर किसके में है? मैनेजर के हाथ में, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है चेंज को मैनेज करने में। दिस इज मोस्टली यूज्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट विद नो और मिनिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर्स। बेसिकली देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट, ओके। तो कौन यूज करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट यूज करता है। द एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज दैट इट कैन बी अंडरटेकन क्विकली एज इट इन्वॉल्व्स लेस नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, जल्दी हो जाती है क्योंकि बहुत कम लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसको हम सॉर्ट आउट जल्दी कर लेते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज दैट इट डज नॉट कंसिडर द ओपिनियन ऑफ अदर्स हु आर इन्वॉल्व्ड और अफेक्टेड बाय दीज चेंजेस। जो मेजर ड्रॉबैक है इस चेंज का, इस स्ट्रैटेजी का, वो ये है कि जो उस चेंज से इफेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने तो बना दी कि ये पर्टिकुलर डायरेक्टिव स्ट्रैटेजी है चेंज के लिए, लेकिन जो उस चेंज से इफेक्ट होने वाले हैं उनका ना हमने ओपिनियन लिया,
ना उनको पार्टिसिपेट करने दिया, और ना ही हमने ये सोचा कि उनके ऊपर इफेक्ट होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो उनके हमने कोई सजेशन या उनका कोई आंसर या फीडबैक यहाँ पे कुछ नहीं लिया है। यहाँ पे सिर्फ मैनेजर होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, जो कि चेंज को मैनेज करता है, एंड ही हैज द होल अथॉरिटी एंड पावर ऑफ इट। In this strategy, the changes are imposed upon the staff without any discussion or their preparedness, which may cause resentment among them. उनको बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया गया, उनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये होने वाला, उनके ऊपर क्या कर दिया जाता है, इम्पोज कर दिया जाता है। इम्पोज का दूसरा जो एब्स्ट्रैक्ट हम कह सकते हैं जो इम्पोज का होता है वो ये होता है कि किसी के ऊपर फोर्स कर देना, जबरदस्ती कर देना। ठीक है, तो वो क्या होता है, इम्पोज कर दिया जाता है स्टाफ से, रादर देन डिस्कसिंग इट विद देम। नेक्स्ट आती है हमारे पास एक्सपर्ट स्ट्रेटजी। इसमें क्या है, जो पर्टिकुलर चेंज होता है उसको हम किस तरह से व्यू करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की तरह पे। ठीक है, और इसमें हम क्या लेते हैं, एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं टू रिजॉल्व इट। In this approach also there is little more involvement of those who are affected by these changes. अब obviously बात है एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी है तो एक एक्सपर्ट आके उसको रिजॉल्व करेगा। जो आप चेंज को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की तरह ले रहे हो तो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को रिजॉल्व कौन कर रहा है, एक एक्सपर्ट कर रहा है। तो when expert is doing it, he is also not involving any of them who are being affected by these changes. The main advantage of this process is that with the help of guidance of experts the change can be implemented quickly and effectively. ठीक है, तो this is the main benefit of having an expert strategy. ठीक है, negotiative strategy, इसमें क्या है, in this strategy the top management discusses the various issues with those who are affected by the changes. This approach involves negotiation and bargaining on the part of the top management to implement the changes in the organization. ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, जो लोग उस चेंज से इफेक्ट होंगे उनके साथ डिस्कशन होता है। The changes to be made are discussed and the methods of implementation and the possible outcomes are also agreed upon. यहाँ पे impose नहीं हो रहा है, यहाँ पे वो लोग खुद अग्री करेंगे। ठीक है, दोनों पार्टीज को अग्री करना है पर्टिकुलर चीजों पे। The major advantage is that this approach have major involvement of all those who are affected by these changes, which results in participation and support from all. अब बाकी दो में क्या था, रिजेंटमेंट हो सकता था एम्प्लॉय की तरफ से। रिजेंटमेंट मतलब उसके अगेंस्ट जा सकते थे चेंज के, लेकिन यहाँ पे दोनों की सहमति से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन और सपोर्ट पूरा होता है, वहां पे रिजेंटमेंट का कोई पर्टिकुलर रूम नहीं है इस चीज में, नेगोशिएटिव स्ट्रैटेजी में। The main advantage of this approach is that it takes longer to implement the changes. Another disadvantage is that it is difficult to predict all the possible outcomes. In this approach, the changes made are not always per the expectations of the managers. ठीक है, ये implement होने में टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सबके साथ डिस्कशन करना है, सबके कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे नेगोशिएशन और बार्गेनिंग हो रही है पर्टिकुलर चीज को लेके। ठीक है, तो एक मैनेजर ने जो एक्सपेक्टेड उसका जो आउटकम रहा होगा किसी भी चीज का, चेंज का या वॉट एवर वी कैन टेक इन कंसर्न, ठीक है, तो उससे वो उसकी पर्टिकुलर रियलिटी से डिफर कर जाता है। उसने कुछ सोचा, नेगोशिएट और बार्गेन करते 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 जो चेंजेस का इम्प्लीमेंटेशन है वो किसी और लेवल पे आ गया। ठीक है, सो दैट इज वाई ये जो नेगोशिएटिव स्ट्रेटजी है इसका ये एक पर्टिकुलर ड्रॉबैक भी है, क्योंकि जो चेंज हम लेके आ रहे थे वो किसी पर्टिकुलर चीज को टारगेट किया हुआ था उसने, है ना, कुछ प्री डिफाइंड गोल्स या प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको हमें फुलफिल करना था। लेकिन जब हमने सबसे बात की तो सबने अपने इश्यूज बताए और उसकी वजह से स्ट्रैटेजीज में कुछ नेगोशिएशंस और बार्गेनिंग्स हो गई। तो ऑब्वियसली बात है कि जो प्री डिफाइंड गोल्स थे, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थे, उसमें भी चेंजेस आ गए। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट ऑलवेज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मैनेजर्स, क्योंकि इसमें नेगोशिएशन और बार्गेनिंग की वजह से चेंजेस आ जाते हैं। और देर भी लगती है इंप्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि पहले आप एक चेंज को डायग्नोस करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आप उसमें आप दूसरों से डिस्कशन कर रहे हो, उनके इश्यूज सुन रहे हो कि अगर ये आएगा तो वो कैसे इफेक्ट होंगे, फिर उनको आप सपोर्ट करोगे कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ गोइंग ऑन इन दिस प्रोसेस। ठीक है, और ये भी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है,
किसी के कुछ इश्यूज हैं, किसी के कुछ इश्यूज हैं। हो सकता है कि कुछ इश्यूज हम अभी रिजॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन नेगोशिएटिव स्ट्रैटेजी का पार्ट यही है, ठीक है। तो हमें उनको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, उनको भी सुनना पड़ेगा, उनको भी डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड वो भी तो अफेक्ट हो रहे हैं ना चेंजेस की वजह से, ठीक है। सो तो इसीलिए ये बहुत टाइम लेता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन दिस। नेक्स्ट इज एजुकेटिव स्ट्रैटेजी. This approach is based on redefining and reinterpreting people's norms and values, thus motivating them to support the changes being made. अब यहाँ पे क्या होता है, रीडिफाइन होंगे और रीइंटरप्रेट करेंगे लोगों के नॉर्म्स और वैल्यूज को, ठीक है। क्यों करेंगे? सो दैट कि वो मोटिवेट हो जाए और चेंज को सपोर्ट करें। Here the main attention is on them who are involved in the process of change. यहाँ पे मेन अटेंशन किसके ऊपर है? जो लोग इन्वॉल्व है चेंज के ऊपर। The theory behind this approach is that people's behavior and mindset is governed by social norms and values, and to change them first, these existing norms and values must be changed and redefined, and for this education, training, consultation must be needed. The advantage of this approach is that it helps in developing positive commitment to the changes being implemented. Thus, this approach brings the support and participation of the individuals in the organization. Major disadvantage क्या है? That it takes longer to implement because of involvement of several people. Same disadvantage है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पूरा फोकस सिर्फ उन लोगों पे है जो कि उस प्रोसेस ऑफ चेंज से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उनको हम एजुकेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंसल्टेशन करा रहे हैं, ताकि वो पूरी तरह से हमारे सपोर्ट में आ जाए। फिर आते हैं, नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेटिव स्ट्रैटेजी. इट इज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन, हेंस इट हैज गॉट द नेम ऑफ पार्टिसिपेटिव स्ट्रैटेजी of all individuals in the change process. Though the decisions are taken by the top level management, discussions and meetings are held for taking the view of the individuals before implementing the change. The focus is on full involvement of those who are affected by the changes. The views of the experts and consultants are also sought. इसमें सब कोई होता है, ठीक है। आप experts को भी लेके आते हो, consultants भी होते हैं, जो लोग उस change से affect हो रहे हैं उनको भी लेके आते हो, जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको वो भी होते हैं इसमें, ठीक है। सो दिस इज द पार्टिसिपेशन ऑफ every, no, you can say every functional unit of an organization. The major advantage is participation and involvement of all, so the change process has support of all. It gives individuals an opportunity to increase their skills and knowledge about the organization and its functioning. The main advantage is that it takes long. Disadvantage क्या है इसका? फिर से वही है, क्योंकि जहां पे भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए पर्टिकुलर डिस्कशन के लिए और उस डिस्कशन पे बेस्ड रिजल्ट के लिए, तो वहां पे उस पर्टिकुलर प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन टाइम लेगा, ठीक है। इट इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट कॉस्टली ऑल्सो बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ मीटिंग्स एंड discussions. Moreover, it is difficult to predict the possible outcome, so this strategy is more complex to manage and requires more resources and cost. बार बार आप मीटिंग करेंगे, तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक। अब कुछ मीटिंग्स जो बिजनेस मीटिंग्स या फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं उसके लिए आपको जगह बुक करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक। तो उसमें क्या है, टाइम तो कंज्यूम हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी रिसोर्सेज भी कंज्यूम हो रही हैं, ठीक है। कॉस्टली पड़ रहा है आपको, ठीक। और कितना भी आप पार्टिसिपेशन में हो जाओ, ठीक है, कितने भी लोगों को पार्टिसिपेट करा लो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तब भी आप हर पॉसिबल आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। इट इज बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल, ठीक। सो ये स्ट्रैटेजी क्या हो जाती है फिर, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है मैनेज करने में, ठीक है, और ये ज्यादा रिसोर्सेस और कॉस्ट लेती है, ठीक। नाउ रेजिस्टेंस टू चेंज. Change, no matter how dynamic and constant a phenomena is, often received with resistance from the employees. ठीक है, चेंज कितना भी डायनेमिक हो या कांस्टेंट हो, वो एक पर्टिकुलर ऐसी चीज है जिसको रेजिस्टेंस मिला है एम्प्लॉइज से, ठीक है। वो 100% वेलकमिंग नहीं होते हैं चेंज को लेके, दे आर समवॉट, नो, दे हैव समवॉट रिजेंटमेंट अगेंस्ट द चेंजेस, वो नहीं चाहते कि ये हो।
This is mainly due to the insecurities and lack of clear idea about the consequences of change. Some of the factors that cause resistance to change are as follows. तो सबसे पहली बात क्या होती है कि उनके अंदर इनसिक्योरिटीज होती है एम्प्लॉयज के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको क्लियर आइडिया नहीं होता उस पर्टिकुलर चेंज के बारे में, ठीक। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज होते हैं वो किसी चेंज को रेजिस्ट करते हैं, वो नहीं चाहते कि ये चेंज आए। तो पहला है हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स। Economic fear may be one of the major factors for resistance. There is fear amongst the employees that they may lose their jobs as a result of change in technology. ये बहुत कॉमन इकोनॉमिक फैक्टर है और ये बहुत कॉमन फियर है कि ये होता है कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो उनके पास लैक ऑफ स्किल्स हैं, उसकी वजह से उनकी जॉब जा सकती है, ठीक है। दिस इनसिक्योरिटी दैट दे मे बी डीमोटेड और मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म देयर जॉब्स एंड दैट दे मे इवन लूज देयर जॉब्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैन क्रिएट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स चेंज इन माइंड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। फिर आते हैं हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। डिफरेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक ईगो डिफेंसिवनेस, स्टेटस क्वो, लैक ऑफ ट्रस्ट, low tolerance, unknown fear, etc. This makes the person to defend their ego and resist change, ठीक है। तो ये जो स्टेटस क्वो है इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, जो अभी चल रही है ना, दैट इज नोन एज द स्टेटस क्वो। The change is perceived as an instrument for exposing the weakness of the people. अब देखो कोई भी इंडिविजुअल हो एज अ ह्यूमन, वी हैव अ सर्टेन इगोइस्टिक फीडिंग टू आवरसेल्व्स, ठीक है। वी डोंट लाइक कि हमारे वीकनेस को एक्सपोज कर दे कोई। अब यहाँ पे वीकनेस क्या हो गई, अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो ये वीकनेस एक्सपोज हो गई कि आपको ये नहीं आता। ये हुई ना, ये वीकनेस हो गई आपकी, आपकी स्ट्रेंथ तो हुई नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोग उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, हाउ विल दे आंसर दिस डिस्टर्बेंस, दे विल आंसर दिस डिस्टर्बेंस बाय रेजिस्टिंग द चेंज। वो अपने में कमी नहीं मानेंगे, हाँ अपने में कमी नहीं मानेंगे कि हाँ ये चीजें चेंज हो गई हैं तो हमें मतलब हम ट्रेंड हो जाएंगे या फिर हम इम्प्रूव कर लेंगे, क्योंकि अगर हम अपनी कमी मानेंगे तभी इम्प्रूव होंगे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि वी आर परफेक्ट एंड फाइन, ये चेंज खराब है, ये चेंज अगर नहीं हो तो फिर वी आर फाइन, अच्छे से काम तो कर रहे हैं, ठीक है। सो द रीजन बिहाइंड दिस इज पीपल डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब्ड इन देयर एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम ऑफ लाइफ एंड वर्क। जो जिस उस पे काम कर रहे थे, जिस प्रोसेस पे काम कर रहे थे, जिस वे में काम कर रहे थे, जिस तरह काम कर रहे थे, दे आर वेरी हैप्पी। उन्होंने एक इक्विलिब्रियम बना लिया था लाइफ और वर्क का कि हाँ या अब लाइफ और वर्क का पूरा प्रॉपर एक बैलेंस हुआ है, ठीक है। तो अब उसकी वजह से जो चेंज आएगा, अब फिर वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, ठीक है। हो सकता है काम ज्यादा करना पड़ जाए, ओके। तो वो उसको अवॉइड करते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी जो उन्होंने इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है लाइफ ऑफ वर्क का वो डिस्टर्ब हो। This shows that people have very low level of tolerance for change and ambiguity as compared to others. When people have low degree of confidence, then person also fears for unknown and show resistance to change efforts. Social factors. People desire to maintain existing social interaction and feel satisfied. If there is any change, their existing social interactions are also likely to change, which people do not want and therefore resist for change. हमारे जो सोशल इंटरेक्शन है दे प्ले अ ग्रेट रोल इन आवर लाइफ, ठीक है। जैसे कभी जब हम पहले स्कूल जाते थे, स्कूल भी वही था, क्लास भी वही थी, सब कुछ वही था, बट एट इफ वन डे योर फ्रेंड इज एब्सेंट, ओके, पूरे स्कूल का एनवायरनमेंट आपके लिए चेंज हो जाता था। वहां पे क्या होता था, आपके लिए सोशल फैक्टर चेंज हो गया था। सिर्फ आपके फ्रेंड्स ही तो नहीं आए थे, है ना, बाकी तो सब आए थे, क्लासमेट्स आए थे, टीचर्स आए थे, आपका गेम्स पीरियड भी हुआ, ठीक है, सब कुछ हुआ, लेकिन आपने एंजॉय नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपका सोशल इंटरेक्शन जो था वो चेंज होगा। चेंज कैसे हो गया कि आप जिससे बहुत ज्यादा बात करते थे वो तो था ही नहीं उस दिन, तो वहां पे आपको एक एम्प्टीनेस लगेगी। तो इसीलिए क्या होता है कि हम ऐसे चेंजेस को रेजिस्ट कर जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी लाइफ में। एंड बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द सोशल इंटरेक्शन दैट कीप्स द ह्यूमन गोइंग। तो इस वजह से भी अगर कोई चेंज आता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल
देयर इज अ पर्टिकुलर प्रमोशन इन द यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके साथ वाले जो थे वो मानिए प्रमोट हो गए, उनके साथ आपकी एक प्रॉपर बहुत अच्छी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थी, लेकिन अब वो कहीं और जाएंगे, यहाँ पे कोई नया आएगा, तो ये जो चेंज होगा ये कुछ दिन के लिए आपको पसंद नहीं आएगा। तो एट द वेरी बिगिनिंग यू विल रेजिस्ट फॉर चेंज रादर देन थिंकिंग कि जो नए लोग आएंगे उनसे भी हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा कर लेंगे विद इन टाइम। वी डोंट थिंक लाइक दैट, वी थिंक दैट जो भी हमारे एग्जिस्टिंग सोशल इंटरेक्शंस थे वही मेंटेन रहने चाहिए क्योंकि वो हमें सेटिस्फैक्शन देते हैं, है ना। ओके, सो दीज आर कंसर्न विद सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स की वजह से भी हम एक चेंज को रेजिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज योर ग्रुप रेजिस्टेंस। ग्रुप डायनामिक्स लाइक फोर्सेस इन द ग्रुप हु डिटरमाइंस बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, an employee may resist change just to maintain the conformity of the group and not because he or she really wants to resist change। अब ग्रुप रेजिस्टेंस में क्या है, आप हो सकते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में, ठीक है, उस पर्टिकुलर ग्रुप का जो मेजोरिटी है या फिर जो एक इन्फ्लुएंशियल इंसान है उस पर्टिकुलर ग्रुप का, उसने बोला कि चेंज को रेजिस्ट करना है। आपने खुद से लॉजिकल और रीजनिंग लगाई, सब कुछ सोचा, ठीक है, आपको लगता है कि ये चेंज रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, ये नीडेड है। लेकिन आप जिस ग्रुप के हैं, ठीक है, वहां पे सब इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप भी इवेंचुअली रेजिस्ट करेंगे, ये सोचते हुए भी कि आपको ये चेंज ठीक लग रहा है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है इसको लेके। ठीक है, सो दिस इज नोन एज ग्रुप रेजिस्टेंस। Theories of plant change. Plant change is defined as the process of preparing the entire organization or at least a significant part of it for new goals or new direction. The direction can be कौन-कौन से cultural हो सकते हैं, internal structures, metrics and records, processes or any other relevant and related aspect. There are three significant organizational change or plant change theories models used to help the organization members manage the change. लेविन्स मेन चेंज मॉडल, एक्शन रिसर्च मॉडल, पॉजिटिव मॉडल। ठीक है, इसको लेविन्स ल्यूइन्स आप दोनों तरह से बोल सकते हैं। लेविन्स चेंज मॉडल, द प्रोसेस ऑफ चेंज वाज फर्स्ट पुट फॉर्थ बाय कर्ट ल्यूइन। ही proposed 3 stages model for the change process for any organizational development: unfreeze, change, refreeze। अनफ्रीज में क्या है, रिकॉग्नाइज करो चेंज को, डिटरमाइन करो, ठीक है, व्हाट नीड्स टू चेंज, ठीक है, एनकरेज करो ओल्ड बिहेवियर्स को, रिप्लेस करो एटीट्यूड से, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंश्योर करो, ठीक है, और अंडरस्टैंड और मैनेज करो डाउट्स और कंसर्न्स को। चेंज में क्या करो, प्लान, यहाँ पे रिकॉग्निशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लान हो रहा है, फिर इंप्लीमेंट कर दो चेंज को, ठीक, और अपने एम्प्लॉयज को हेल्प करो वो नए कॉन्सेप्ट्स और नए पॉइंट्स को समझने में। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस को रीइंफोर्स करो, स्टेबलाइज कर दो, अब उसको इंटीग्रेट करो नॉर्मल वे से, जो चेंज हुआ है वो उस चेंज को न्यू नॉर्मल करो, वो चेंज नहीं लगना चाहिए, अब वो पार्ट रेगुलर हो जाना चाहिए। डेवलप वेज टू सस्टेन द चेंज, और उसके बाद सेलिब्रेट सक्सेस। इसको और डिटेल में देखते हैं। Unfreezing, to move people from this frozen state to unfreeze them to make them change ready. Unfreezing is basically making them change ready. Significant effort is required. Obviously बात है, आप किसी चीज को, किसी को रेडी कर रहे हो पर्टिकुलर चेंज के लिए, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए। This stage mainly focuses on creating motivation and readiness to change amongst the employees. The manager as change agent have to assume the responsibility to break open the shell of complacency and self-righteousness among their subordinates. यहाँ पे managers का बहुत crucial role हो जाता है। Manager has to identify the background factors contributing to resistance. Subordinates may resist change for economic, social और personal reasons. यहाँ पे manager के पास background factors होंगे इस particular change को resist करने में, उनको भी identify करना होता है, ठीक है, और जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो रेजिस्ट कर सकते हैं चेंज को इकोनॉमिक, सोशल और पर्सनल रीजन से। अभी हमने सारे रीजंस पढ़े थे कि क्यों एक चेंज रेजिस्ट होता है। फिर आता है द इंटरप्ले अमंग द सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस हैव टू बी आइसोलेटेड। आप हर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को आइसोलेट करके देखो कि क्या क्या
चीजें हैं जो हमारे चेंज को रेजिस्ट कर सकती हैं। मैनेजर नीड्स टू डिस्कस विद हिज और हर सबऑर्डिनेट्स, एक्सप्लेन देम द प्रॉब्लम एंड देन नीड फॉर चेंज। ठीक है, जब कोई प्रॉब्लम है तभी तो हम चेंज कर रहे हैं, तभी तो ऐसे ही तो बता के हम उनको चेंज रेडी करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसी की वजह से अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो हम और लॉस में जा सकते हैं या ये सिचुएशन और प्रॉब्लमेटिक हो सकती है हमारे लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू हैव नीड फॉर चेंज। ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल लर्निंग बिटवीन द मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट्स। अनफ्रीजिंग बेसिकली क्लीन्स द स्लेट so that fresh behavioral patterns, customs, traditions can be imprinted, which becomes a new way of doing things. Movement, ठीक है, a change process that transforms, जो हमने जो आपका pictorial representation था उसमें जो change वाला part था, the middle portion which was referred as change is same as movement. ठीक है, a change process that transforms the organization from the status quo to a desired end स्टेट। स्टेटस को मैंने बताया ना, एग्जिस्टिंग स्टेट से कहां पे जाना है हमें, डिजायर्ड स्टेट पे। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो प्रोसेस है जो ट्रांसफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टिंग स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पर, हेल्पिंग द एम्प्लॉयज टू सी, फील, जज थिंग्स। आफ्टर अनफ्रीजिंग, मूविंग मीन्स इनकॉर्पोरेटिंग चेंज बिगिंस। अब मूविंग तो हो गई, अनफ्रीजिंग में चेंज रेडी कर दिया, ठीक, अब मूवमेंट में क्या कर रहे हैं, उस चेंज को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं। द एम्प्लॉयज अंडरगो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग जो भी नॉलेज है उस पर्टिकुलर चेंजेस को लेके उसके बारे में एम्प्लॉयज को बताया जाता है, उससे वो अंडरगो होते हैं, चेंज को बता के शुरू कर दिया जाता है कि हाँ अब आपको ऐसे से ऐसा करना है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। Compliance is achieved by rewards and punishments. Under identification, employees are psychologically impressed upon to select the role model and modify behavior. Internalization involves internal changing of individuals' thought process in order to adjust to a new environment. ठीक है, रीफ्रीजिंग क्या है, पुटिंग डाउन रूट्स अगेन एंड एस्टैब्लिशिंग द न्यू प्लेस ऑफ स्टेबिलिटी। रीफ्रीज कर दिया, चेंजेस हो गए हमारे, अब उसको स्टेबल भी करना है। ठीक है, उसको क्या बनाना है, उस चेंज को हमें न्यू नॉर्मल बनाना है। ठीक है, इट शुड नॉट बी सरप्राइजिंग टू एनीबडी नाउ, है ना, इट शुड बी द रेगुलर वे। अब वो क्या हो जाना चाहिए, रेगुलर वे हो जाना चाहिए। ठीक है, so this relates to integrating the new behavior into person's personality and attitude. It refers as stabilization. This stage comes when new behavior takes a new form of normal, that is the new normal. ये stage कब आ जाती है, जब हमारा जो नया behavior है वो new normal बन जाता है। New behavior replaces the old on permanent basis. ठीक है, पुराना अब वापस नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या किया है, उसके ऊपर नई imprints डाल दी है। ठीक है, जब हमने अनफ्रीजिंग पढ़ रहे थे तो अनफ्रीजिंग में क्या था, जब रेडी स्टेट में कर रहे थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो बिल्कुल क्लीन स्लेट कर देता है। तो जब क्लीन स्लेट हो गई तो ओल्ड जो है वो क्या हो गया, परमानेंट बेसिस पे हट गया, और जो नया वाला है उसने उसको रिप्लेस कर दिया किस पे, परमानेंट बेसिस पे। Simultaneously, Lewin also introduced force field analysis for implementing change. This analysis identifies what forces required to push the change, what forces are likely to restrain. कौन से forces ऐसे हैं जो change को push करेंगे और कौन से forces ऐसे हैं जो change को restrain करेंगी. Lewin perceived change as occurring due to two factors, those internal to an employee and external forces that are imposed by the environment. ठीक, he also categorized external forces into driving forces and restraining forces. उन्होंने पहले डिवीजन किया जो फोर्सेस का, वो था इंटरनल टू एन एम्प्लॉय से, और फिर एक्सटर्नल फोर्सेस दैट आर इम्पोज्ड बाय द एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल फोर्सेस को भी सब डिवाइड किया ड्राइविंग फोर्सेस में और फिर रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस में। द इक्विलिब्रियम कैन बी चेंज्ड बाय स्ट्रेंथनिंग द ड्राइविंग फोर्सेस और बाय वीकनिंग द रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। नेक्स्ट है हमारे पास कॉटर्स 8 स्टेप प्लानिंग फॉर इंप्लीमेंटिंग चेंज. John Cotter embellished Lewin's 3-step model into a more detailed 8-step model. इन्होंने फर्दर क्या किया, Lewin's 3-step model को
जो उनका 3 स्टेप मॉडल है उसको और डिटेल किया, उसको क्या बना दिया, 8 स्टेप मॉडल बनाया। कॉर्टर रिकॉग्नाइज दैट सेवरल थिंग्स नीडेड टू बी एडेड, उनके हिसाब से क्या क्या ऐड होना चाहिए था, अ सेंस ऑफ अर्जेंसी अराउंड चेंज, अ कोलिशन फॉर मैनेजिंग द चेंज, communicated vision for the change, removal of obstacles to accomplish change, the continued pursuit of change in spite of apparent victory, and anchoring of the changes into the organization's culture. First लेते हैं, establishing a sense of urgency by creating a compelling reason for why change is needed. A sense of urgency can be created amongst the employees by informing them about the reasons for requirement to bring about a change. This will to some extent help the organization deal with resistance expressed by the employees. अगर आप अपने employees को बिल्कुल बताओगे कि क्यों change हो रहा है, rather than on imposing them, ठीक है, आप उसको डिस्कस करो, उनसे बात करो, उनको इम्पोज करने के बजाय टेक सजेशंस फ्रॉम देम, टेक व्यूज फ्रॉम देम, क्योंकि वो उसमें वर्क कर रहे हैं डे टू डे। उनको कैसा लग रहा है कि ये जो आप प्रॉब्लम जिसको बता रहे हो, जिसकी वजह से चेंज लेके आना है, उनसे फीडबैक लो, ठीक है। अगर आप उनको प्रॉपरली इन्फॉर्म कर दोगे कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, और ये रीजंस हैं, इसी वजह से हमको चेंज लेके आना पड़ेगा, और उसको सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ बताओगे कि ये अर्जेंट इशू है, इसको तो डील करना पड़ेगा, प्रॉपरली क्लियर करोगे तो एम्प्लॉयज का रेजिस्टेंस नहीं होगा। दे विल be having a positive attitude towards the change. Form a coalition with enough power to lead the change. Coalition जैसे दो पार्टीज का अलायंस होता है ना, coalition is the alliance. Once the employees are convinced with regard to the need for change, then a strong coalition can be created that will ensure successful implementation of change. अब आपने ये तो बता दिया उनको समझ भी आ गई, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर नीड जो है चेंज की, ये तो सही है और ये होना चाहिए। लेकिन अब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कोलिशन होना चाहिए, उनके साथ अलायंस भी हो जाना चाहिए कि आपने ये तो कह दिया कि चेंज आना चाहिए, बट इम्प्लीमेंटेशन तो उन्हीं के हेल्प से होगा ना, तो उनको वो एंश्योर करें कि बहुत ही सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज वो कर देंगे, ठीक है। The coalition can be amongst the employees or it can be between employees and the management. The informal group leaders may also be involved in this. अभी हमने ये देखा था ना कि ग्रुप रेजिस्टेंस जो हो रहा था, जो इनफॉर्मल ग्रुप लीडर्स थे, अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है इस चेंज को हम वेलकम करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो उन पर्टिकुलर लीडर्स से इन्फ्लुएंस होंगे, है ना, तो वो भी बोलेंगे कि हाँ ठीक है हम वेलकम कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो कोalition है वो एम्प्लॉयज और दूसरे एम्प्लॉयज के बीच में भी हो सकता है, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के भी बीच में हो सकता है, और यहाँ पे जो इनफॉर्मल ग्रुप लीडर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिएट अ न्यू विजन टू डायरेक्ट द चेंज एंड स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग द विजन। अ गोल और एन ऑब्जेक्टिव हैज देन टू बी क्रिएटेड एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल शुड वर्क फॉर इट, ठीक है। आपने कोलिशन कर लिया, ठीक, लेकिन अब आपके क्या है, अब आपको न्यू विजन बनाना है टू डायरेक्ट द चेंज एंड स्ट्रैटेजीज टुवर्ड्स अचीविंग योर विजन, जो कि आपने न्यू विजन बनाया है। Next is communicate the vision throughout the organization. This vision or goal created should be informed to all the employees in the organization. ठीक है, तभी तो आप उसको सही से implement कर पाएंगे। जब तक आप बताएंगे नहीं, communicate करना क्या है, जब तक आप बताएंगे नहीं उस proper vision के बारे में, सही से सबको नहीं बोलेंगे, तो implementation proper नहीं होगा। तो इसलिए communicate करना है throughout the organization. Next is empower others to act on the vision by removing barriers to change and encouraging risk taking and creative problem solving. Once the objectives are set and the employees are communicated about it, then suitable training programs should be organized in order to help the employees achieve the goal. Basically, the employees should be encouraged and helped to develop suitable skills in order to achieve the objectives. ठीक है, जब आपने कम्युनिकेशन सब कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन में सबको बता दिया, तो अब उस चेंज, पर्टिकुलर चेंज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ठीक है, ताकि एक एम्प्लॉय को हेल्प मिले कि वो पर्टिकुलर गोल कैसे अचीव करेंगे। बेसिकली द एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज एंड हेल्प टू डेवलप सुटेबल स्किल्स इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ये जो पर्टिकुलर स्किल वो आप उनको बताएंगे, उनको एनकरेज करेंगे, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू भी हो सकता है। Plan for create and reward short-term wins that move the organization towards the new vision.
The overall vision or objective to bring about change may further be divided into smaller goals and achievement of these goals may be rewarded. आप जो पर्टिकुलर चेंज लेके जो पूरा चेंज प्रोसेस है, ठीक है, उसको एक एक्टिविटी ना मान के उसको स्मॉलर स्मॉलर गोल्स में डिवाइड कर दीजिए और हर गोल के अचीवमेंट में उसके बाद उसको रिवॉर्ड के साथ कर दीजिए, ठीक है. सो दिस विल नो एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट टू मूविंग टुवर्ड्स द न्यू विजन. जैसे हम एक पर्टिकुलर गेम खेलते हैं तो उसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं ना, फिर हम एंड पार्ट पे जाते हैं. तो जो जितने लेवल्स हम क्रॉस करते हैं उस हर लेवल के बाद हमें कुछ कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, जेम्स मिलते हैं, जो भी गेम्स का क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से, ठीक है. तो जब हम वो चीज करते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन होता है वो बना रहता है अलग अलग लेवल में आगे बढ़ने का, ठीक है. हम उसको फिर बहुत ही टायरिंग टास्क लेके नहीं चलते. तो ऐसे ही यहाँ पे एक पर्टिकुलर चेंज जब हम लेके आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो बहुत ही लॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन वाला प्रोसेस हो, ठीक है. तो इस लॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन वाले प्रोसेस में हो सकता है आपका एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो सकता है, इनसिक्योर हो सकता है. तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको स्मॉलर स्मॉलर गोल्स में डिवाइड करेंगे और जैसे ही एक पर्टिकुलर स्मॉल गोल का अचीवमेंट होता है उसको हम रिवॉर्ड के साथ रेफर करेंगे, ठीक है. Next is consolidate improvements, reassess change and make necessary adjustments in the new programs. Okay, so the whole process of bringing about change should be continuously assessed and necessary changes should be made to the strategy of change process from time to time. कंटिन्यूअस असेसमेंट होना चाहिए, नहीं कि जब चेंज इंप्लीमेंट हो जाएगा तब जाके असेस करेंगे, नहीं, क्योंकि उस पर्टिकुलर चेंज के लिए हो सकता है कहीं पे आप असेस कर रहे हो और कुछ चीजें खराब आ रही हो, तो वहां पे आप उसकी स्ट्रेटजी को चेंज कर दो फ्रॉम टाइम टू टाइम. और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उसको कंटिन्यूअसली असेस करोगे. एट द एंड असेस करोगे तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हुई हो बीच में और आप उसको भूल गए हो, आपने इग्नोर कर दिया हो, तो उसका भी लॉस ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है, ठीक है. अगर आप रीअसेस करोगे चेंजेस को, ठीक, तो आप वहीं पे नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कर सकते हो अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करके. Reinforce the changes by demonstrating the relationship between new behaviors and organizational success. Change can be encouraged by highlighting its positive outcomes. कैसे एनकरेज करेंगे चेंज को? ऑब्वियसली बात है, अगर हमें किसी चीज को भी एनकरेज करना होता है, भले वो खराब ही हो, तब भी हम उसके पॉजिटिव आउटकम्स बताते हैं, ठीक. So as to ensure the employees that change is necessary and leads to enhances work activity and environment. Cotter expanded Lewin's unfreezing step with his first 4 recommendations. तो इनके अनफ्रीजिंग स्टेप से कॉटर के 4 रिकमेंडेशंस है, जो फर्स्ट 4 रिकमेंडेशंस इन्होंने दिए हैं, ठीक है. कॉटर का 5, 6 एंड 7 वाला जो है वो लुइंस के मूवमेंट वाले स्टेज पे आ जाते हैं और जो 8th वाला है वो इनका प्रॉपर रीफ्रीजिंग स्टेट वाला है, ठीक है. So this is how both are interconnected to each other. तभी हमने पहले पढ़ा था कि कॉटर ने क्या किया, एम्बेलिश किया है लुइंस के मॉडल को और उसमें से थोड़ा सा और डिटेलिंग करती है, ठीक. नेक्स्ट है हमारा एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कर्ट लुइन इन द लेट 1930s. ये भी किसका है, कर्ट लुइन का है. इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज प्रोसेस दैट इज बेस्ड ऑन रिसर्च मॉडल, ठीक है. ये क्या है, एक्शन रिसर्च एक रिसर्च वाला टर्म है, ठीक है. तो ये क्या है, एक ये रिसर्च मॉडल है, स्पेसिफिकली वन दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द स्पॉन्सरिंग organization and contributes to the advancement of knowledge of organizations in general. The action research model is the standard process used in organization change. तो अगर ये आता है कि what is the standard process, तो what is the, हम क्या आंसर देंगे, action research model is the standard process used in the organization change. Through action research, the OD practitioner, OD means organization development practitioner, begins to understand the system in which he/she is involved, and the client group begins to take responsibility for the system in which they live. The OD professional and the client work together to realize the goals of the change process. Professional और client एक साथ work करते हैं किस लिए, to realize the goals and change of the process. The change agent is usually an outside person who is involved in the total change process from diagnosis to evaluation.
This person usually contracts with the sponsoring organization to engage in organizational research, whereas a typical change agent is called to make a specific change. Action research and organizational development provides a scientific methodology for managing planned change. ठीक है, प्लान चेंज हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो उस प्लान चेंज के लिए अगर साइंटिफिक मेथोडोलॉजी चाहिए तो कौन देगा? वो एक्शन रिसर्च. For the action research model to be successful, several conditions must be established. The problem must be owned by 2 or more members of the organization and tied to organization goals. ठीक है, ये आपस में कनेक्ट करनी चाहिए. An internal or external agent helps lead the change. Employees must be involved in the feedback process. इसका मतलब ये participative होता है. ठीक है, senior leaders must be involved in leading the change and provide resources, support and involvement. ठीक. The process of action research consists of 5 steps as explained below. So first one is diagnosis. In the first step, the change agent gathers information about problems, anxieties and required changes from members of the organization. ठीक है, diagnosis मतलब identify करना. ठीक है, अब वहां पे क्या कर रहे हैं? वो प्रॉब्लम्स और जो एंजाइटीज है या फिर जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो किससे पता कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन कहाँ से हो रही है? जो मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमसे सिम्टम्स पूछते हैं कि क्या आपको टेम्परेचर हाई हो रहा था, कितने टाइम हो रहा था, खाने में कुछ दिक्कत लग रही है, यू हैव सम स्टमक प्रॉब्लम या हेडेक भी हो रहा है. तो फिर वो सारे जो हमने उनको इन्फॉर्मेशन बताई होती है उसको लिंक करके वो फिर हमें बताते हैं कि हाँ आपको ये हुआ है. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो चेंज एजेंट है वो क्या इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि कौन सी प्रॉब्लम्स है, क्या एंजाइटीज हैं. ठीक है, क्या किस बारे में चेंज रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से वो लेता है. दिस इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड बाय आस्किंग क्वेश्चंस, इंटरव्यूज, रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स एंड लिसनिंग टू एम्प्लॉयज. किस फॉर्म में ले रहे हैं इंफॉर्मेशन? वो क्वेश्चंस के फॉर्म में हो सकती है, इंटरव्यूज के फॉर्म में हो सकती है, रिकॉर्ड्स का रिव्यू कर सकते हैं और लिसनिंग टू एम्प्लॉयज. द डायग्नोसिस विल हेल्प द एजेंट इन फाइंडिंग आउट व्हाट इज एक्चुअली एलिंग द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए वो टर्म भी आ गया मेडिकल वाला. जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी चेंज एजेंट को तभी उसे पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर चीज क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन को बीमार कर रही है. एलिंग मतलब विच इज वीकनिंग द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, next second step is analysis. The information gathered in the first step is analyzed in this step. तभी उसको टर्म क्या मिला है सेकंड स्टेप को? एनालिसिस, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको हम एनालाइज करते हैं. The type, consistency and patterns of problems are studied. This information is analyzed into primary concerns, problem areas and possible actions. Third is feedback. In this step, the change agent will share with the employees what has been found in steps 1 and 2. Thus, the employees will be actively involved in any change program in determining what the problem is and how to create the solution. The change agent, in participation with the employees, develop action plans for bringing about any needed change. ठीक है, अब फीडबैक क्या मिलेगा? जब उसने फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में इंफॉर्मेशन मिली, सेकंड पे एनालिसिस किया इंफॉर्मेशन का. ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स बन के आए. तो वो पर्टिकुलर चीजें जो प्रॉब्लम्स थी जो आइडेंटिफाई किया गया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो उस चीज को एम्प्लॉयज को बताया गया. ठीक है, और जो चेंज एजेंट है वो एम्प्लॉयज के साथ ही मिलके इसका एक एक्शन प्लान क्रिएट करेगा, इसका एक सोल्यूशन क्रिएट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्शन. एक्शन प्लान्स डिसाइडेड इन द प्रीवियस स्टेप आर सेट इन मोशन. अब जो एक्शन प्लान आपने डिसाइड कर लिया था कि हाँ भाई ये सोल्यूशन है ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स का, ये चेंजेस आने चाहिए, तो अब एक्शन वाले स्टेप पे, फोर्थ स्टेप पे उनको हम इंप्लीमेंट कर देंगे. The employees and the change agent carry out the specific actions to correct the problems that have been identified. Last is evaluation. As the action research provides a scientific methodology for managing the planned change, the final step, the change agent evaluates the effectiveness. ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, इसकी वजह से इसका मेजरमेंट हो सकता है. Using the initial data as benchmark, any subsequent change can be compared and evaluated. तो वहां से बिल्कुल कंपैरिजन हो सकता है. अगर बेटर है स्कोर्स तो वो चीज अच्छी थी, अगर स्कोर्स और गिर गए हैं पुराने वाले बेंचमार्क से, दिस मीन्स दैट समथिंग समवेयर वेंट रॉन्ग.
ये देखिए, ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप होता है, फिर एनालिसिस, फीडबैक, एक्शन, इवैल्यूएशन। डायग्नोसिस बेसिकली डेटा कलेक्शन करते हैं प्रॉब्लम्स का, परसेप्शंस का, कंसर्न्स एंड द एक्सपेक्टेड चेंजेस फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Questions, interviews, secondary records, and a variety of techniques are used. Data analysis to identify the problems, patterns of behavior, etc. Inferences are drawn and the primary concerns, problem areas, and expectations are identified. Feedback. The highlights of the analysis in terms of concerns and problem areas are shared with the employee, especially those from whom data has been collected. इसमें वो लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जिन्होंने डेटा दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की जो प्रॉब्लम्स, जो उन्होंने आंसर्स दिए हैं, जो उन्होंने रिस्पॉन्सेज दिए हैं, उसी के बिहाफ पे हमने एक पैटर्न बना के ये बताया है कि हाँ, हमें ये प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करी है. With the help of representatives of employees, the action plan for bringing about needed change in specific areas is decided upon. Action plan is set in motion. फीडबैक में हम एक्शन डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना होगा, ठीक, और एक्शन में उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं. फिर इवेलुएट करते हैं. This is carried out at the planned intervals to know the extent to which implementation has taken place and desired changes have been arrived at. Necessary steps may be taken or collection modification for further work. अब आता है advantages of action research model. A systematic approach to problem resolution and dealing with the challenges of the business. एक्शन रिसर्च मॉडल जो है वो क्या है, इम्प्रूव्स एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर्डनेस एंड प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्डिंग टू द चेंज बाय एंटिसिपेटिंग द चेंज इन एडवांस एंड डेवलपिंग द इंटरनल मैकेनिज्म्स. ठीक है, जब हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, ठीक है, या जब एनालिसिस कर रहे हैं, तो कुछ हद तक एक प्रिपेयर्डनेस हो गई है कि हाँ, द चेंज हैज टू कम. नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एक्शन रिसर्च मॉडल इज हाईली मेथोडोलॉजिकल and adopts a step-by-step approach which helps the OD professionals in planning and implementing interventions directed towards improving the organization's competitiveness and business situation. Scientific है, इसलिए क्या है, step by step approach होता है, ठीक है. इस वजह से OD professionals को बहुत help मिलती है particular change को planning और implement करने के लिए, ठीक है. फिर आता है, the model takes into account all the problems in a holistic manner and it is equally ensured that the problems are addressed proactively with effective solution. होलिस्टिक मतलब when we consider something as a whole, ठीक है. तो होलिस्टिक इसीलिए है क्योंकि हम सबसे डिस्कस कर रहे हैं उन चीजों को, जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं. मेनली वी आर कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम एवरीबडी. यस, सो दैट इज व्हाई it takes account to all the problems in a holistic manner. ठीक है, और ये इंश्योर भी करता है कि जो हर प्रॉब्लम है वो प्रोएक्टिवली एड्रेस किया जा रहा है और उसके साथ उसके effective solutions भी this particular model is able to give. Helps in analysis of issues and developing the interventions accordingly. Action research focuses on converting the information into action. ठीक है. It is helpful in the identification of the requirements of the client and the existing potential challenges, development of a contract which involves definition of the key deliverables and the working relationship, data collection and identification of gaps, root causes of the issues, analysis of the data for setting the priorities and the plan of action, deciding on the appropriate interventions and developing a plan for implementing the interventions for achieving the intended objectives. See, a lot of identification is done through action research model. Okay, a lot of identification, every field of identification, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ पे प्रायोरिटी सेट करनी है, डिसीजन क्या लेना है, प्लान कौन सा डेवलप करना है, ठीक है, एवरीथिंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन एक्शन रिसर्च मॉडल. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सक्सेसफुल चेंज प्रोग्राम्स ऑन अ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म बेसिस, दोनों के लिए क्या है, सक्सेसफुल है, बेनिफिशियल है. फैसिलिटेट्स अ लर्निंग कल्चर. The data collected in the entire process can be used in diverse areas such as the implementation of quality tools for continuous improvement, strategic planning, change management, decision making and problem solving, communication process and organizational restructuring, leadership development and implementation of process improvement initiatives. जो डेटा कलेक्ट होता है इस प्रोसेस में, ठीक है, उसको हम
कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं आगे, और पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन प्रोसेस या प्रॉब्लम सॉल्विंग या ऐसे कई तरह से चीजों में हम आगे उसको यूज कर सकते हैं। तो जब इस तरह से हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक लर्निंग कल्चर को फैसिलिटेट कर रहा है। Foster a deeper understanding related to the organizational functioning and the challenge. Provides best alternatives or strategic solutions for handling a problem at hand or various organizational issues. Key involvement of senior leaders and various stakeholders. In the entire process of action research, the change agent act as champions of the change. Okay, the change agents are the champions of the change who effectively take charge of the entire process as process experts. ठीक है, वही तो शुरू करते हैं इस चीज को. Provide feedback and are involved in extensive communication with the key stakeholders across various levels. So they are also providing extensive communication to the key stakeholders across various levels of the organization. They involve the top management professionals as well as the stakeholders in the process, as without their consent and involvement, the objective of change implementation cannot be achieved. Facilitates collaboration. ठीक है, अभी learning culture भी facilitate कर रहा था, now it is facilitating collaboration also. The change agent collaborates with the client in the process of identification of problems and accords specific ranks to the problems, devices, techniques or methods for identifying the real cause of the problems and develops effective plans offering realistic as well as practical solutions for addressing the problems. ठीक है, तो जब हम अपने clients को कोलैबोरेट कर रहे हैं कि वो हमें बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर रैंकिंग कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की, प्रायोरिटाइजिंग देम, टेक्निक्स डिवाइस कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सच में उसका कारण क्या है, रियल कॉज क्या है उस प्रॉब्लम की, और फिर इफेक्टिव प्लानिंग कर रहे हैं, रियलिस्टिक एज वेल एज प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए. ठीक है, तो एक कोलैबोरेशन कोऑपरेशन हो रहा है ना हमारे क्लाइंट के साथ. ठीक, helps in fostering mutual trust and interdependence which are very essential in the pursuit of an organizational success. अब वो अभी स्टेक होल्डर्स को भी इसमें वो करते हैं, इंक्लूड करते हैं. ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी इंक्लूड करते हैं, क्लाइंट्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, एम्प्लॉयज भी इंक्लूड हो रहे हैं, सबका कोलैबोरेटिव वर्क चल रहा है. ठीक है, सबको कम्युनिकेशन हो रहा है हर चीज का. ठीक, तो ऐसे क्या होता है, ये म्यूचुअल ट्रस्ट और इंटरडिपेंडेंस को प्रमोट करता है. ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस होने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. Helps in rebuilding the organizational culture and involves the confidence as well as people in the entire process of organizational change, which otherwise wouldn't have been possible if the authoritarian style of leadership would have been exercised. ठीक है, अगर अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ लीडरशिप में जैसे क्या होता है, एक पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है और चेंजेस को इम्पोज कर दिया जाता है. ठीक है, ना आप उनसे कंसल्ट करते हो, ना उनको पार्टिसिपेट करने देते हो, ना उनका फीडबैक लेते हो, ऐसा कुछ नहीं होता. लेकिन इसमें एक्शन रिसर्च मॉडल में ये सब कुछ हो रहा है. ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो पीपल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है और एक बहुत हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बन जाता है. ठीक है, जो हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इट हैज अ सोसाइटी इन इटसेल्फ. सो वो सोसाइटी का एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसका बहुत एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो जाता है, लोगों का चेंज को लेके बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है, बिकॉज दे आर बीन इंक्लूडेड in the reason of change and they know how will they get affected and they are the ones who are there in the discussion of planning the action plan for addressing those problems. ठीक है, सो यहां पे हर स्टेप पे कोलैबोरेशन होता है. Results in performance improvement in all areas. The action research model adopts a comprehensive approach to identifying the areas of improvement in all areas which may affect organizational functioning and success in the long run. The process leads to a long-term improvement. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट होगा तो क्या होगा, एक्शन रिसर्च मॉडल यूज होगा. इसीलिए इसको क्या बोला था हमने, स्टैंडर्ड वे था जिसमें चेंज मैनेजमेंट होता है. From all perspectives by building a learning environment, facilitating knowledge and skill transfer in a better manner and following a structured systematic approach for organizational improvement.
helps in achieving the strategic goals of the organization by facilitating an alignment between the strategic objectives and the goals of the action research intervention. The process of action research helps in leadership development by developing their facilitation skills, developing team building and team management skills, understanding the issues of the team members and working collaboratively for realizing the predefined objectives. ठीक है, तो इस तरह से हर एरिया में क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, एंड दैट इज नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. Action research views an organization from a holistic perspective instead of paying importance to the individual subsystems and organizations in parts. So it has the holistic, W नहीं होगा, holistic perspective. ठीक है. This helps the leaders in visualizing a bigger picture and in implementing a roadmap of action or plans for improving organizational performance and overall productivity. Next we have is the positive model, the last model we have to deal with. A third important model is the positive model. This model represents a notable departure from both Lewin's model and the specifics of action research. While the latter are deficit based, they focus on problem scarcity. The positive model focuses on what the organization is doing right and how existing capabilities can be used to help the organization reach new heights. ठीक है, तो इसमें और बाकी मॉडल्स में डिफरेंस क्या है, जो बाकी के मॉडल्स हैं वो वहां पे ये देख रहे हैं कि क्या कमी थी, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में, कि ये चेंज लाना पड़ जाएगा. लेकिन जिस तरह से नाम दिया है इस मॉडल को पॉजिटिव मॉडल, ये क्या करता है, ये कहता है कि हमें ये देखना है कि अभी ऑर्गेनाइजेशन क्या सही कर रही है और अभी की जो कैपेबिलिटीज हैं, विच इज द एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज, उनके ही थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन को न्यू सक्सेस ऑफ हाइट्स पे लेके जाएंगे. ठीक है. The positive model is also about positive expectations that create anticipation that directs behavior towards making things happen. Applying a process called appreciative inquiry. अब जैसे एक्शन रिसर्च में क्या कर रहे थे, वो उनकी एंजाइटीज पूछ रहे थे, प्रॉब्लम्स पूछ रहे थे, है ना. यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो अप्रिशिएटिव है. ठीक है. This process infuses a positive value orientation into analyzing and changing organizations. Promoting member involvement and creating a shared vision, the shared appreciation acts as a guide of what the organization could be. 5 main steps of the model. Initiating the inquiry. ठीक है, इसमें क्या होता है, the issues the organization has the most energy to address. Next step होता है inquiring into the existing best practices. Here members of the organization conduct interviews. Next है टेलिंग, इनोवेशन स्टोरीज बताओ. ठीक. फिर डिस्कवरिंग द थीम्स, कॉमन डायमेंशन ऑफ पीपल्स एक्सपीरियंसेस, एंड द लास्ट वन इज एनविजनिंग द प्रिफर्ड फ्यूचर वाया पॉसिबिलिटी प्रोपोजिशंस एंड रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स एंड डिलीवरिंग वेज टू क्रिएट द फ्यूचर. ठीक है. सो दिस इज द एक्शन इटसेल्फ. तो ये थोड़ा सा अलग है बाकी के मॉडल से, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसका जो फोकस है मेन वो इस पे है कि अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पॉजिटिव हो रहा है, और वो भी आप अपने एम्प्लॉय से ही पूछते हो, उन्हीं से इंक्वायरी इनिशिएट करा रहे हो. ठीक है. और फिर उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उनमें इंक्वायरिंग कर रहे हो, फिर उनको क्या कर रहे हो, टेलिंग इनोवेशन स्टोरीज, दैट मीन्स यू आर मोटिवेटिंग देम इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है. उसके बाद थीम्स को डिस्कवर कर रहे हो, जो कॉमन डायमेंशन होता है पीपल के एक्सपीरियंसेस का. ठीक. और उसके बाद आप इन जो आपके पॉसिबिलिटी प्रोपोजिशंस आपने बनाए हैं, उनको आप एक्शन में लेके आ जाइए. ठीक. टू क्रिएट अ फ्यूचर वेयर यू सी योर ऑर्गेनाइजेशन गेटिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस. So friends, this is all for the video of today concerning with organizational development. Thank you for being with me. एंड अगेन आपके स्क्रीन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ पे जाके आप विशवाइज के जो PDF कंटेंट्स हैं उनको वहाँ से एक्सेस कर सकते हो. आई विश यू गुड हेल्थ बोथ फिजिकली एंड मेंटली until we meet each other next time.